नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 1 मार्च 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन का कि नारा जो है वो आराम हराम है, ये किसने दिया था। देखिए, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये नारा था आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू ने 1947 से अपनी मृत्यु 1964 तक पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू के उल्लेखनीय कार्य इस प्रकार है, जान लीजिए। स्वतंत्रता की ओर, जो कि आत्मकथा 1936, भारत की खोज 1946। उसके बाद देखिए विश्व इतिहास की झलकियां, जो कि 1934 में लिखा गया था। नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी बने थे। उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा कि भारत के निम्न में से किस शहर में सप्तक का संगीत समारोह मनाया जाता है। तो देखिए कहाँ पर मनाया जाता है, ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। देखिए, संगीत का सप्तक वार्षिक उत्सव सप्तक संगीत विद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अहमदाबाद भारत में आयोजित एक वार्षिक 13 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इस उत्सव की शुरुआत 1980 में नंदन मेहता और उनकी पत्नी मंजू मेहता ने किया था। शुद्ध शास्त्रीय संगीत के अलावा इसमें लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य रूप और अर्ध शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे ठुमरी का प्रदर्शन भी शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 से जो है वो संबंधित है किससे, तो संवैधानिक ढांचा से संबंधित हो जाएगा ये। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 अपने दावे के अनुसार एक संवैधानिक दस्तावेज था। इसे एक विधिक प्रारूप में प्रारूपित किया गया था, जिसमें 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद थे। रिपोर्ट के पहले अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से भारत के लिए औपनिवेशिक स्वशासन यानी कि डोमिनियन स्टेट्स का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक खंड को शामिल करना, जिसके तहत अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, सत्र रखने का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्र पैसा और धर्म का प्रचार करने का प्रावधान शामिल है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी नदी जस्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। तो देखिए कौन सा ये होगा, ये होगा सिंधु नदी हो जाएगा। देखिए, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश श्रृंखला है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर तिब्बती पठार में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कैलाश श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कैलाश पर्वत है। उसके बाद जान लीजिए कि कैलाश पर्वत तिब्बत के पश्चिम में हिमालय श्रृंखला में स्थित है। सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदियां ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में भारत में देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र हैं, जो जैव विविधता के संरक्षण को इसके अस्थायी उपयोग के साथ समेटने को समाधान को बढ़ावा देते हैं। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। कुछ उल्लेखनीय बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरीक और ग्रेट निकोबार ये सभी शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहा कि संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएगा, पीवी राजा मन्नार ये हो जाएगा। देखिए, पीवी राजा मन्नार संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। संगीत नाटक अकादमी भारत के संगीत, नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी है। अकादमी की स्थापना 1952 में भारत सरकार के द्वारा भारत के प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए किया गया था। पहले अध्यक्ष के रूप में पीवी राजा मन्नार ने अकादमी के नींव और दृष्टिकोण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस देश ने 2019 में जलवायु आपातकाल की घोषणा किया था। तो देखिए ये क्या था, किसने, तो देखिए ये आयरलैंड देश के द्वारा करा गया था। देखिए, आयरलैंड ने 9 मई 2019 को जलवायु आपातकाल की घोषणा की, जिससे यह दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसने ऐसा किया। यह घोषणा जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट के बाद की गई थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए और अधिक तत्काल कार्रवाइयों का आह्वान किया गया था। जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के प्रस्ताव को आयरिश संसद में बिना वोट के पारित किया गया, जो इसी मुद्दे पर व्यापक सहमति दर्शाता है। उसके बाद जान लीजिए कि घोषणा जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव को स्वीकार करती है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए अधिक आक्रामक कार्रवाइयां करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि 2019 के सुधीर मैन कप में चीन ने किस देश को हराकर जीत हासिल किया है। इस देश को हराया था, ये जापान देश को हराया था। देखिए, 2019 के सुदीर्मन कप में चीन ने जापान को हराकर जीत हासिल किया था। फाइनल में 26 मई 2019 को खेला गया था। चीन ने फाइनल में 3-0 से
स्कोर से सुदीर्मन कप जीता था? यह जीत चीन का 11वां सुदीर्मन कप खिताब था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन पे सत्य है ये बताना। तो देखिए ऑप्शन बी को, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, यही इसका सही हो जाएगा। देखिए भारत का चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। यह एक अस्थायी निकाय है जिसका अर्थ यह है कि यह एक निश्चित अवधि के बाद भंग नहीं होता है और लगातार कार्य करते रहता है। चुनाव आयोग का मुख्य दायित्व तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? देखिए गेहूं का हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं की सबसे व्यापक रूप से खेती की जाने वाली प्रजाति है जिसका उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। यह पोएसी घास परिवार से संबंधित है और गेहूं, चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाज के लिए आवश्यक है। गेहूं कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है जो दुनिया की खाद्य आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह समशीतोष्ण जलवायु में पनपता है और विश्व स्तर पर उगाया जाता है जिसमें प्रमुख उत्पादक जो है चीन, भारत और रूस ये सभी शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कि मई होगा। मई 2019 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में अपना पहला नौसेना अभ्यास किया था। तो किसने किया था? दक्षिण कोरिया में किया था। ठीक है, ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मई 2019 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ जो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा पर केंद्रित था। अभ्यास में दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे जो क्षेत्रीय सुरक्षा में उनके सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर करता है। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की नौसेनाओं के बीच अंतराचालन में सुधार करना और क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देना था। उसके बाद जान लीजिए कि यह अभ्यास एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, खासकर उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय स्थिरता के संबंध में ये सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि 1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस स्थान पर कैद किया गया था? तो ये आगा खां पैलेस में किया गया था। देखिए आगा खान पैलेस का उपयोग महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 के अन्य नेताओं को कैद करने के लिए किया गया था। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन महल में कैद के दौरान हुआ था। महल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया और अब एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज किया जिसने रक्त को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया। कौन कौन सा? A, B, AB और O। उनकी खोज सुरक्षित रक्त आधान के लिए महत्वपूर्ण थी। असंगत रक्त प्रकार के कारण प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकती है। रक्त समूह पर अपने काम के लिए लैंडस्टीनर को 1930 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि रक्त प्लाज्मा जिसमें कि 55% रक्त प्लाज्मा होता है। उसके बाद गठित तत्व 45% से बना होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और प्लेटलेट ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर में अल्फा एमिलेस एंजाइम जो है पाया जाता है। कहाँ पर? तो देखिए लार में पाया जाता है। देखिए लार में एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। भोजन के पेट तक पहुंचने से पहले ही पाचन शुरू हो जाता है। लार मुंह में एसिड के बेअसर करने में मदद करता है जो खाने के बाद बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये दांतों के क्षय और इनेमल के क्षरण को रोकने में मदद करता है। लार भोजन के कणों और मलबे को धोता है जिससे मुंह साफ रहता है और बैक्टीरिया के निर्माण का खतरा कम होता है जो बदबू या संक्रमण का कारण बन सकता है। लार में प्रोटीन और यौगिक होते हैं जो मुंह में घावों जैसे कट और अल्सर के उपयोग को तेज कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि भारत का गृह मंत्रालय किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए किसके लिए होता है? ये आंतरिक सुरक्षा के लिए होता है। देखिए गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें नागरिक की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पुलिस और खुफिया एजेंसियों जैसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करता है ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। आतंकवाद और अतिवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीतियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम ये सभी विकसित करता है। उसके बाद जान लीजिए सांप्रदायिक सद्भाव और नागरिक अशांति का प्रबंधन करता है ताकि शांति और स्थिरता बनाई जा सके। मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रयासों की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो देखिए सैडल पीक कहलाएगा। देखिए सैडल पीक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, विशेष रूप से उत्तरी अंडमान द्वीप पर। यह लगभग 732 मीटर
की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु बनाता है। सैडल पीक के आसपास का क्षेत्र अपने हरे भरे जंगलों, अलग अलग वनस्पतियों और जीवों और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति प्रेमियों और पर्वतारोहियों को आकर्षित करता है। यह क्षेत्र सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जो पक्षियों को सरीसृप सहित पौधों और जानवरों की कई स्थानिक प्रजातियों का घर भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा वेद रोगों यहाँ पे रोगों के उपचार के बारे में है? तो देखिए अथर्ववेद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। और यह पारंपरिक वर्गीकरण में चौथा वेद है। अथर्ववेद में भजन, मंत्र और जादू टोने शामिल है, जो दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, उपचार और बुरी ताकतों से सुरक्षा से संबंधित है। अपने व्यावहारिक अनुप्रयोग के अलावा अथर्ववेद दार्शनिक अवधारणाओं को भी छूता है, जैसे कि आत्मा की प्रकृति, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड विज्ञान, हिंदू आध्यात्मिक विचार, ये सभी में योगदान देता है। उसके बाद जान लीजिए कि वैदिक संस्कृति में रचित अथर्ववेद को 1000 ईसा पूर्व और 800 ईसा पूर्व के बीच संकलित माना जाता है, और यह 20 पुस्तकों में 700 से अधिक भजन और छंद ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है कि किस जीव में न्यूक्लियर डीएनए का पूरा सेट क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है, तो जीनोम कहलाता है। देखिए जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का पूरा सेट होता है। मनुष्य में जीनोम में कोशिका के नाभिक में स्थित 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। साथ ही कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एक छोटा गुणसूत्र भी होता है। एक जीनोम में किसी व्यक्ति के विकसित होने और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारियां होती है। डीएनए जो होता है वो सभी जीवित जीवों के लिए सूचना अणु होता है। किसी जीव के सभी डीएनए को उसका जीनोम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि 17वीं समानांतर रेखा की इन 2 देशों की सीमा रेखा थी? तो देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये हो जाएगा। देखिए 1954 के जेनेवा समझौते के बाद 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा के रूप में काम करती थी। विभाजन अस्थायी होने का इरादा था, जिसमें पुनर्मिलन चुनाव की योजना था, जो राजनीतिक तनाव के कारण कभी नहीं हुआ था। 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य रेखा बन गई, जो सीमा को चिन्हित करती थी, जहां विरोधी ताकतें संचालित होती थी। सीमा ने परिवारों और समुदायों को अलग कर दिया, जिससे संघर्ष के दौरान और बाद में दोनों क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है वो स्थित है कहाँ पर? देखिए पाकिस्तान में स्थित है। देखिए स्थापना इसका इसका जो स्थान है गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के हसन अब्दाल में स्थित है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की यात्रा की स्मृति में एक सम्मानित सिख तीर्थस्थल भी है। उसके पवित्र प्रतीक क्या है? तो गुरुद्वारा के द्वारा अपना नाम गुरु नानक देव जी के हाथ अंक पंजा के एक चट्टान पर छाप से प्राप्त करता है, जिसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। उसके वास्तुकला की सुंदरता, गुरुद्वारा में एक बड़ा सुनहरा गुंबद और शांत बगीचे सहित सुंदर वास्तुकला भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे का कि डियागो गार्सिया द्वीप जो है किस द्वीप समूह का हिस्सा हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा चागोस का हो जाएगा। देखिए चागोस द्वीप समूह, डियागो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो हिंद महासागर के मध्य में स्थित द्वीपों का एक समूह है। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी चागोस द्वीप समूह ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा है, जो यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है। रणनीतिक महत्व, डियागो गार्सिया का हिंद महासागर में अपने स्थान के कारण महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है। उसके देखिए अमेरिकी सैन्य अड्डा, द्वीप पर एक प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य हवाई अड्डा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि कौन सा भारतीय संगठन शक्ति का मूल विज्ञान में है आदर्श वाक्य का उपयोग करता है? ये DRDO में हो जाएगा। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का अर्थ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जो भारत में सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। आदर्श वाक्य देख लीजिए, DRDO का आदर्श वाक्य है शक्ति का मूल विज्ञान में है। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता या आदर्श वाक्य DRDO की वैज्ञानिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता और इस विश्वास को दर्शाता है कि तकनीकी प्रगति राष्ट्रीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके देखिए रक्षा प्रौद्योगिकियां, DRDO मिसाइल, रडार, हथियार प्रणालियों और बहुत कुछ सहित रक्षा प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि कौन है जो मेड इन इंडिया को गुणवत्ता को लेवल बनाने के लिए काम करता है? तो देखिए कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन हो जाएगा। देखिए भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एक सरकारी समर्थित संगठन है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांड और उत्पादों को बढ़ावा देने का काम करता है। उसके ब्रांड छवि को बढ़ाना, IBEF का उद्देश्य गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके मेड इन इंडिया उत्पादों की धारणा को बढ़ाना है। उसके बाद जान लीजिए कि वैल्यू अलग अलग पहल, तो IBEF भारतीय उत्पादों की ब्रांड छवि को बेहतर बनाने के लिए ब्रांडिंग अभियान, बाजार अनुसंधान और नीति वकालत जैसी अलग अलग पहल करता है। उसका देखिए वैश्विक मान्यता,
अपने प्रयासों के माध्यम से IBEF जो है मेड इन इंडिया को दुनिया भर में गुणवत्ता और मान्यता का लेवल बनाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि 1931 में मुंबई से कराची तक सोलो फ्लाइट, ठीक है, सोलो फ्लाइट करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम होगा JRD टाटा। देखिए विमानन अग्रणी JRD टाटा को भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है। ऐतिहासिक उड़ान जो कि 1931 में उन्होंने कराची से मुंबई तक एक ऐतिहासिक सोलो उड़ान भरा था, जिसमें उन्होंने एक डी हैविलैंड पुश मोथ विमान में 800 किलोमीटर की दूरी तय किया था। भारत में विमान का अग्रणी इस उड़ान ने भारत में विमानन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाया, जिससे उपमहाद्वीप में हवाई यात्रा की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जान लीजिए कि विरासत JRD टाटा की अग्रणी भावना और भारतीय विमान में योगदान ने उन्हें अपार सम्मान और पहचान भी दिलाया था। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि भारत में संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हो जाएगा? तो देखिए कितना रूप हो जाएगा? ये 9 रूप हो जाएगा। ये देखिए 9 मान्यता प्राप्त रूप संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा? देखिए भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और छऊ। नाट्य शास्त्र में उत्पत्ति, ये शास्त्रीय नृत्य एक ये शास्त्रीय नृत्य रूप प्राचीन भारतीय नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपनी जड़ें रखता है। अनुग्रह और अभिव्यक्ति, शास्त्रीय नृत्य को उनके अनुग्रह, सटीकता और अभिव्यंजक गतिविधियों की विशेषता भी है। उसके बाद जान लीजिए कि सांस्कृतिक विरासत, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारतीय परंपराओं और पौराणिक कथाओं के साथ गहराई से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 26 यहाँ पे कहा कि सभी जानवर अपनी पसंद से प्रवास नहीं करती। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो WCCB के द्वारा किया गया था। देखिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यह अभियान जो है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया था, जो भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है। जागरूकता बढ़ाना, इस अभियान का उद्देश्य अवैध वन्य जीव व्यापार और जानवर के प्रवास के पैटर्न पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अवैध व्यापार, यह अभियान इस बात पर प्रकाश डालता है कि अवैध वन्य जीव व्यापार प्राकृतिक प्रवास मार्गों को कैसे बाधित कर सकता है और जानवरों को अपने प्राकृतिक आवासों से बाहर प्रवास करने के लिए मजबूर कर सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है ताकि उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि नवंबर 2018 में स्पेस एक के बिग फाल्कन रॉकेट का नाम इसके CEO एलन मस्क के द्वारा में बदल दिया गया था। तो देखिए स्टारशिप में बदल दिया गया था। देखिए नया नाम, नवंबर 2018 में SpaceX के CEO एलन मस्क ने घोषणा किया कि बिग फाल्कन रॉकेट का नाम बदलकर स्टारशिप कर दिया जाएगा। नाम बदलने का कारण क्या था? नाम बदलने से रॉकेट के लिए व्यापक दृष्टिकोण का पता चला, जिसका उद्देश्य मनुष्य और कार्गो को चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाना था। स्टारशिप सिस्टम का हिस्सा बन गया, जिसमें पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य ऊपरी चरण और एक पुनः प्रयोज्य सुपर हैवी बूस्टर शामिल है। उसके बाद जान लीजिए कि अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य, स्टारशिप को SpaceX की अंतरिक्ष यात्रा को किफायती और सुलभ बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से निम्न में से कौन संबंधित है? तो देखिए कौन हो जाएगा यहाँ पे, कौन हो जाएगा? तो चुनाव में मतदान की आयु कम करना, ये हो जाएगा। देखिए आरक्षण का विस्तार, 61वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान, इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया, जिसमें मूल रूप से 1970 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान था। उसके बाद जान लीजिए कि हितों की सुरक्षा, विस्तार का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा करना और विधायी निकाय में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। निरंतर प्रतिनिधित्व, आरक्षण अवधि का विस्तार करके संशोधन ने इन हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए शक्ति और प्रतिनिधित्व के संतुलन को बनाए रखने में मदद किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि 2019 में को वॉलमार्ट का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो किसे किया गया था? तो सुरेश कुमार को किया गया था। देखिए सुरेश कुमार को 2019 में वॉलमार्ट का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया था। वॉलमार्ट में शामिल होने से पहले उन्होंने गूगल और अमेजॉन में नेतृत्व की भूमिका निभाया था। गूगल में उन्होंने प्रदर्शन, वीडियो, ऐप, विज्ञापन और विश्लेषण के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अमेजन में प्रौद्योगिकी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जहाँ उन्होंने खुदरा बाजार प्रणालियों और बुनियादी ढांचे में पहल का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कि भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है जो अभी भी प्रशासन में है? देखिए हो जाएगा कौन? देखिए कौन हो जाएगा? ये मुंबई समाचार, ये हो जाएगा।
देखिए, बॉम्बे समाचार भारत का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। यह पहली बार 1 जुलाई 1822 को प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र मुख्य रूप से पारसी समुदाय को सेवा प्रदान करता है और गुजराती भाषा में प्रकाशित होता है। बॉम्बे समाचार एक साप्ताहिक प्रकाशन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक दैनिक समाचार पत्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का जो उद्देश्य है, प्रधानमंत्री भारतीय और जन औषधि केंद्रों के रूप में जाने वाले विशेष आउटलेट के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करना है। यह 2008 में शुरू की गई थी और तब से भारत भर में हजारों आउटलेट तक विस्तारित हो गया है। यह जो योजना है का लक्ष्य आम आदमी, खासकर समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि 2019 के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस का विषय क्या था? तो देखिए, क्या विषय था? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नागरिकों की सुरक्षा, शांति की सुरक्षा, ये हो जाएगा। देखिए, 2019 के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस का विषय नागरिकों की सुरक्षा, शांति की सुरक्षा था। यह विषय संघर्ष से प्रभावित देशों में सुरक्षा प्रदान करने और राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करने में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उजागर करता है। शांति सैनिक को अक्सर उन परिस्थितियों में तैनात किया जाता है जहाँ नागरिक जोखिम में होते हैं और उनकी उपस्थिति जो है हिंसा को रोकने और कमजोर आबादी की रक्षा करने में मदद कर सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह विषय संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और बनाए रखने में शांति रक्षा मिशन के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे का कि बल्ब में इस्तेमाल होने वाले टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या हो जाएगा? तो 3422 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। देखिए, टंगस्टन का जो गलनांक है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे सभी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक में से एक बनाता है। यह गुण टंगस्टन फिलामेंट को उच्च तापमान पर पिघलने के बिना संचालित करने की अनुमति देता है, जो गर्म प्रकाश बल्बों में उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। टंगस्टन का उच्च गलनांक गर्म होने पर तेज रोशनी उत्सर्जित करने की क्षमता में योगदान देता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रकाश बल्बों के अलावा टंगस्टन का उपयोग अलग अलग उच्च तापमान अनुप्रयोग में भी किया जाता है, जैसे कि रॉकेट इंजन, नोजल, हीटिंग तत्व और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ हो जाएगा। देखिए, नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये राज्य देख लीजिए कौन कौन है। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। ठीक है, नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। यह दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत और उत्तर में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक किसको सालाना कितनी राशि मिलेगा? तो 6000 रुपये मिलेगा। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये प्राप्त होता है। यह राशि 2000 की 3 समान किस्तों में वितरित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना शामिल। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को घोषित किया था, तो आदिवासी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को आदिवासी भाषाओं के गंभीर नुकसान और उन्हें संरक्षित, पुनर्जीवित और बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदिवासी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। घोषणा का जो उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता, पहचान और विरासत में आदिवासी भाषाओं की अनूठी भूमिका पर ध्यान आकर्षित करना है। यह सतत विकास, शांति निर्माण और सुलह में आदिवासी भाषाओं के महत्व को संरक्षित करना है। उसके बाद जान लीजिए कि इस पहल में आदिवासी भाषाओं का समर्थन करने के लिए सरकार, आदिवासी लोग, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और शैक्षणिक संस्थानों सहित अलग अलग हितधारक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि गोवा प्रतिवर्ष अपना राज्य दिवस मनाता है कब? तो 30 मई को मनाता है। देखिए, गोवा प्रतिवर्ष 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। 30 मई 1987 को गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। राज्य बनने से पहले गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खूबसूरत समुद्र तट और जीवंत पर्यटन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि सिकंदर और पोरस ने निम्न में से किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था? तो झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था। सिकंदर महान और राजा पोरस ने 326 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध हाइडेपेसिस का युद्ध लड़ा था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे प्राचीन समय में हाइडेपेसिस के नाम से जाना जाता था। यह जो युद्ध है महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने सिकंदर के भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास को चिन्हित किया था। भारी संख्या में होने के बावजूद सिकंदर की सेना पोरस को हराने में कामयाब रहा था, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि ममलूक वंश का तीसरा शासक यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा।
देखिए, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह का उत्तराधिकारी बना और उन्हें मामलुक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना था और उन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया, प्रशासनिक और सैन्य सुधार स्थापित किया और 1211 से 1236 ईस्वी तक भारत में सल्तनत की स्थिति को मजबूत किया था। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया और एकता प्रणाली शुरू किया जहां सैन्य अधिकारियों को वेतन के बजाय भूमि अनुदान किया जाता है। इल्तुतमिश को वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें पूर्ण कुतुब मीनार शामिल है, जिसे उनके पूर्ववर्ती कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि प्रवाल जंतु समूह देश के वर्ग एंथोजोआ के समुद्री अकशेरुकी हो जाएगा, तो निडेरिया के वर्ग का हो जाएगा। देखिए, प्रवाल जंतु समूह निडेरिया के वर्ग एंथोजोआ के समुद्री अकशेरुकी हैं। निडेरिया को निडोसाइड नामक विशिष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति की विशेषता होती है, जिसका उपयोग वे मुख्य रूप से शिकार पकड़ने के लिए करते हैं। जंतु समूह निडेरिया में न केवल प्रवाल बल्कि जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और हाइड्रा भी शामिल है। प्रवाल मुख्य रूप से सहजीवी संबंध जूक्सेंथेली नामक शैवाल के साथ बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बस इतना था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।